नमस्कार साथियों, मैं राजीव चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि रुपी जो है, भारत का जो करेंसी है इंडियन रुपी, वो 80 पहुंच गया। तो 80 पहुंच गया। 80 बहुत बड़ा वैल्यू होता है ऑफ कोर्स। तो हम इसका आज पूरी तरह से इसका एनाटॉमी समझेंगे कि कोई भी करेंसी, चाहे रुपी हो या किसी और कंट्री का करेंसी हो, तो फॉल करता है तो कैसे करता है, डेप्रिसिएशन जिसे टेक्निकली कहते हैं, तो वो कैसे होता है। दूसरी बात कि अभी स्पेशल रीजन क्या है कि हमारा रुपी फॉल किया है, 80 तक पहुंच गया, और इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी बात कि भारत ये जो स्लाइड है उसको रोकने के लिए कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, यह भी हमें समझना होगा। तो बहुत ही टेक्निकल इशू है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है पूरे इकोनॉमिक्स का। और तो इसको मैं पूरी तरह से समझाऊंगा, बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा, बने रहिएगा एंड तक समझने के लिए। लेकिन मैं पहले एक चीज आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि 2013-14 में जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, बनना था उनको, तो उनके एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं रामदेव बाबा। तो रामदेव बाबा ने कहा था कि मोदी सरकार जब आ जाएगा गवर्नमेंट में, तब जो होगा वो रुपी 30 रुपए के हिसाब से हो जाएगा। और उन्होंने कहा था कि आप बताओ 30 रुपए वाले गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करोगे या फिर जो उस समय 50-50-52 के आसपास चल रहा था कि उस तरह के गवर्नमेंट को सपोर्ट करोगे आप। ये एक जनरल उन्होंने सवाल पूछा था। तो डेफिनेटली हम लोगों ने सभी ने वोट दिया मोदी जी को, हमें 30 रुपए पसंद था। लेकिन अब हो गया 80 रुपए। तो सबसे पहला चीज ये आता है कि 80 रुपए तो चलो ठीक है, लेकिन क्या मतलब कि 30 रुपए कहा जाता था, 80 रुपए पहुंच गया 50 रुपए से, इतना स्लाइड, और कहा जा रहा है फर्दर स्लाइड हो सकता है। क्यों हो सकता है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो अब सवाल है कि क्या कोई पर्सनालिटी आने से या कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी से वो इंपैक्ट करता है या नहीं करता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, जो करेंसी है वो सबसे रिस्क ड्रिवन, एक तरह से आप कहा जाए तो एक्सचेंज है। बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, रिवॉर्ड भी उसी अनुसार बहुत ज्यादा है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा माना जाता है कि इसमें है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री पे डिपेंड नहीं करता, ये पूरा ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी है, छोटी सी घटना कहीं और घट हुई है, लेकिन उससे हो सकता है कि इंपैक्ट आपके घर पे हो जाए, आपके करेंसी, आपके रुपया पे हो जाए। तो ये सब चीज के पे हम डिस्कस करेंगे, और कैसे ये समझना किसी भी आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट को, उनको नहीं, सब किसी को समझने का ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे नेता हो या इस तरह के हो, ऐसे ही बयान दे देते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। क्या सही में पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? एक अवेयर्ड सिटीजन जब रहता है तो एक अवेयर्ड कंट्री होता है, गवर्नेंस बहुत अच्छा होता है। तो वन बाय वन हम चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर समय जो कैलकुलेशन होता है वो डॉलर से ही क्यों कैलकुलेशन होता है। हर समय हम जब कैलकुलेट करते हैं तो डॉलर 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 कैलकुलेशन होता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि डॉलर जो है वो प्योरली इंटरनेशनल करेंसी है। डॉलर के साथ और भी बहुत सारे करेंसी हैं जो इंटरनेशनल करेंसी हैं। इंटरनेशनल करेंसी मतलब उस करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हैं, खरीद बिक्री आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जाते हैं किसी दुकान में, रुपए देते हैं, वो हमें सामान देता है। तो विदेश में जाके कोई चीज खरीदना होगा, मान लीजिए गोल्ड खरीदा आपने, ऑयल खरीदा आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट खरीदा, केमिकल खरीदा, कुछ भी खरीदा विदेश में से, आईफोन खरीदा आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरनेशनल उस करेंसी में देना पड़ेगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे एक्सेप्टेड करेंसी कौन सा है? डॉलर। वो प्योर हार्ड करेंसी है। और कैसे वो हार्ड करेंसी बना, तो उसका कहानी अगर जाएंगे किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ग्लोबल शिफ्टिंग हुआ, न्यू इकोनॉमिक वो जो वर्ल्ड ऑर्डर बना, उसमें डोमिनेंट यूएस था। यूएस का इकोनॉमी सबसे मजबूत था, और उन्होंने धीरे 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 गोल्ड स्टैंडर्ड किया। गोल्ड स्टैंडर्ड से प्योरली फ्रीली फ्लोटिंग डायरेक्ट कन्वर्जन उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन डोमिनेंस उन्हीं का है। और मैं आपको फिगर के साथ दिखा रहा हूं, ये आईएमएफ का निकाला हुआ फिगर है कि जो फॉरेक्स रिजर्व जो हम रखते हैं, भारत के पास भी बहुत ज्यादा है, और भी बहुत सारे कंट्री उनके पास है। भारत के पास 650 बिलियन डॉलर के अराउंड फॉरेक्स रिजर्व है। चाइना के पास $3 ट्रिलियन से ऊपर का रिजर्व है। तो सब रिजर्व मेंटेन करते हैं। लेकिन सब रिजर्व का अगर आप देखेंगे
जो मेजर मेजर करेंसी है, तो डॉलर नियर अबाउट 61.82% लोग अपने पास रखे हैं। चाइनीज ने भी रखा है, भारत ने भी रखा है, कोई भी कंट्री का रिजर्व देखो आप, तो मैक्सिमम डॉलर है 61.8, मतलब 62%। सोचो कितना ज्यादा डोमिनेंस है, मतलब दुनिया को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस पे। होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा इकोनॉमी है, सबसे बड़ा इकोनॉमी है, ठीक है। मोर देन 21 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, ठीक है। ग्लोबल अगर इकोनॉमी को देखे तो नियर अबाउट 86-87 आप रख लो आसपास में ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, उसमें से 21 ट्रिलियन डॉलर भाई साहब इन्हीं का है, तो ये सबसे ताकतवर है। उसके बाद नंबर 2 में आता है यूरो, जो 20% के आसपास है। फिर जापान का भी बहुत ताकतवर इकोनॉमी है, जापान तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, उनका भी रिजर्व में रखा गया है, ठीक है। इस तरह से फिर पाउंड, फिर स्विस फ्रैंक, ये सब को रखा गया है, लेकिन इनका डोमिनेंस 62% है। मतलब आज के डेट में जो डिफरेंट कंट्रीज है, जो सरकार है, कंट्रीज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पे, मतलब सेंट्रल बैंक्स, उन सब का जो कॉन्फिडेंस है वो डॉलर पे सबसे अधिक है। तो इसीलिए कहते हैं डॉलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, कि वर्ल्ड इकोनॉमी में डॉलर का इंफ्लुएंस इतना है। तो हर समय इसीलिए हम कंपेयर करते हैं डॉलर से, हर समय कि रुपी डॉलर के मुकाबले ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जो भी है। तो पहला चीज हमने बता दिया। दूसरा पॉइंट पे आइए, पहले बेसिक्स कर लेते हैं, फिर एग्जैक्टली क्या हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम ये ग्राफ है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, ठीक है, मैंने नहीं बनाया। अब 1947 में जो डॉलर था और इंडिया करेंसी के दोनों के बीच में 4.76 गैप था आजादी के समय में, और वो गैप बढ़ते 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 कितना 80 तक पहुंच गया। ये ग्राफ 2021 तक का ही था, लेकिन 21 में कितना था 72.55, ठीक है, अप्रैल में एक महीने में। आप देखो एक साल बाद 80 पार कर गए, 8 रुपए और बढ़ गया, ठीक है। तो हमारा ये ग्राफ है और कैसा कैसा जर्नी रहा है आप देख सकते हैं। एक टाइम में जो था 2000 आप रख लो 9 के टाइम में, ठीक है, 2009 के टाइम में जो सब बहुत लोएस्ट पे आ गया था, जो 39 के आसपास में देखा गया था इंडियन रुपी को। तो बहुत बड़ा ही अच्छा सिचुएशन था। वो हुआ क्यों? क्योंकि अमेरिका में रिसेशन आ गया था, इसीलिए, ठीक है। तो ये है, यहां से यहां तक पहुंचा। आप इस ग्राफ को देख के समझ सकते हैं कि हम लगातार कमजोरी की ओर बढ़ते गए और अमेरिका का इकोनॉमी डोमिनेंट होता गया, ठीक है। अब कभी भी कोई भी चीज का, कोई भी कमोडिटी हो, उसका जो मार्केट में जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो ओनियन है, जो प्याज है, उसका प्राइस बढ़ जाता है 100 से अधिक, 100 रुपीज से अधिक बढ़ जाता है। लोग कम कर देते हैं प्याज खाना, ठीक है। तो नॉर्मली मिल रहा है 20 रुपए में, अचानक हो गया आपको 100 रुपए। तो क्यों हो जाता है ये? ठीक है, इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसका डिमांड अधिक है मार्केट में, सप्लाई कम है। तो कभी भी खरीददार अधिक होंगे और बेचने वाला कम होगा तो उसका डिमांड अधिक होता ही है। यही है रूल इकोनॉमिक्स का। ये नेचुरल लॉ टाइप है, मार्केट का नेचुरल लॉ आप कह सकते हैं कि एक तरह से है कि किसी भी वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है तो और सप्लाई उसके मुताबिक नहीं होता है तो उस वस्तु का रेट जो है वो बढ़ जाता है। चलिए दूसरी बात कि अब डॉलर वाले केस में क्या हो गया कि आज के डेट में 80 पहुंचा है। इसका मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर का डिमांड बहुत बढ़ गया है। सब लोग डॉलर को दूसरे दूसरे कंट्री से भी वापस लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। जहां भी लेके जाके कहीं तो रखेंगे, जहां भी रखेंगे वो बात की बात है, लेकिन डॉलर का डिमांड बहुत बढ़ गया है। और डॉलर का सप्लायर कौन है? सिर्फ एक, अमेरिका। तो सप्लाई कम है, डिमांड अधिक है, तो करेंसी क्या होगा? ऑफ कोर्स आप जब एक्सचेंज करोगे तो करेंसी क्या होगा? दोनों के बीच में डिफरेंस की रूपी को कोई देखने वाला नहीं है, डॉलर सब मांग रहा है, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको चाहिए। डिमांड बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, 80 पार कर गए, 90 भी पार कर सकता है। कोई बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, बहुत बड़ा इंपॉसिबल चीज नहीं है, ठीक है। 90 भी क्रॉस कर सकता है, नॉट ए बिग डील, ठीक है। तो यह चीज समझिए, कभी भी इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई यही दो चीज होता है। डिमांड बढ़ गया, सप्लाई उसके कॉरस्पॉन्डिंगली नहीं अगर रहता है
तो प्राइस उसका बढ़ जाता है। वही चीज है, डॉलर का डिमांड बहुत बढ़ गया है, डॉलर खरीदार बहुत लोग हैं, रुपी खरीदार कोई नहीं है। रुपी कोई नहीं लेना चाहता है, डॉलर सब लेना चाहता है, तो इसीलिए डॉलर बढ़ गया और रुपी घट गया। ठीक है, तो ये रूल पहला समझिए। उसके बाद थर्ड चीज में आते हैं कि आखिर अभी के टाइम में जो ये हो रहा है वो हो क्यों रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का जो पॉलिसी है उसके कारण से हो रहा है। अब सवाल आया, अमेरिका का क्या पॉलिसी है भाई साहब? एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका का क्या ऐसा पॉलिसी है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। तो अमेरिका कहा जा रहा है कि अभी तक अमेरिका ने जितना भी नोट प्रिंट किया है, डॉलर्स वही प्रिंट करते हैं, दूसरा तो कोई प्रिंट कर नहीं सकता। लाइफ टाइम में जितना भी डॉलर प्रिंट किया है, ठीक है, उसका 40% वैल्यू का डॉलर उन्होंने कोविड के टाइम में प्रिंट किया, क्योंकि कोविड के टाइम में पूरा रिसेशनरी ट्रेंड आ गया, फिर से बढ़ाना था आपको, तो इन्होंने खूब सारे पैसे प्रिंट कर करके झोंक दिए। कहा जाता है 40%, इमेजिन करो 40% थ्रू आउट हिस्ट्री में जितना प्रिंट किया गया उसके वैल्यू के मुताबिक उतना प्रिंट सिर्फ 2 साल में इन्होंने कर दिया। तो अब एक रूल समझिए, जब भी किसी मार्केट में यह सिचुएशन आता है कि पैसा अधिक हो जाए, पैसा अधिक मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलिए कि पर्सनल लोन मुझे 10% में मिल रहा है, अगर मुझे कोई बता दे भाई पर्सनल लोन तो 6% में ही मिल रहा है, मैं भी एक बार सोचूं खरीद लेता हूं यार। कोई मुझे नॉर्मली कार लोन मिल रहा है आपको 9% पे, ठीक है, अभी कोई बोले कि भाई 5% में ही कार लोन मिल रहा है, 4% पे ही मिल रहा है, तो मैं सोचूंगा यार ले लेते हैं, 4% क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वही चीज हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो लोग अधिक से अधिक खरीद के चीज खाते हैं, कंजम्पशन बढ़ जाता है। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ जाता है। जब कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन, हम अगर कह रहे हैं कि हम एक नहीं 2 कार खरीद लेंगे, इतना सस्ता रेट है, हाँ, तो किसी न किसी को कार बनाना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो जीडीपी बढ़ जाता है। यह है कहानी जीडीपी का। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि हमने तो रेट कम कर दिया और हमारे जैसा आदमी 2 कार से 4 कार खरीदना चाहता है कि हमारे घर में मम्मी के पास एक कार रहे, पापा के पास कार रहे, हमारे पास कार रहे, हमारे भाई के पास कार रहे, हमारे दीदी के पास कार रहे, और भी जो लोग हैं सबके पास कार रहे। अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो हम तो भाई अभी तो 2 ही कार है और सब खरीदना है तो 4 कार एक्स्ट्रा खरीदना होगा। ठीक है, तो 4 कार एक्स्ट्रा खरीदना होगा, रेट इंटरेस्ट कम है, इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं खरीद लेता हूं। ठीक है, लेकिन वो 4 कार एक्स्ट्रा बनाने का जो है, टाटा कंपनी बनाए, महिंद्रा कंपनी बनाए, टोयोटा कंपनी बनाए, कोई भी कंपनी बनाए, भाई उन्हें समय लगता है, डिमांड तब तक बढ़ता जाता है, सप्लाई डिमांड, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई उतना नहीं है। तो ये जो सिचुएशन, अगर कॉन्स्टेंटली किसी चीज का डिमांड बढ़ता जाता है तो क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ता जाता है, मैंने पहले ही कहा था। और अगर प्राइस बढ़ गया तो उसी को क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, इन्फ्लेशन। तो अमेरिका में क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में डालने के कारण से सीपीआई इन्फ्लेशन लगभग 10% के आसपास वहां पे टच कर रहा है, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन रोकने का, ठीक है, तो अमेरिका ने इन्फ्लेशन को बोला कि अब रोकना है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तो किसी भी इकोनॉमी के लिए खराब है, तो बोला इकोनॉमी को रोकना है। कैसे रोकेंगे, अब सवाल है कैसे रोकेंगे। तो रोकेंगे कैसे, उसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटनिंग कर दो। सबसे पहला पॉइंट कि वो जो इंटरेस्ट रेट सस्ते में 6% में दे रहे थे उसको बढ़ा के कर दो, आप कितना 10% कर दो। अब 10% मुझे बोले अब बेटा कार लोगे, मैं लोग नहीं यार अब बहुत महंगा है, अब नहीं ले सकता, 10% इज टू मच। तो वही मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का मतलब होता है। तो अमेरिका में मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग में क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक अमेरिका है जिसको बोलते हैं फेडरल रिजर्व, वो क्या है कि पैसा जितना मार्केट में था अपनी तरफ खींचने लगा। तो वहां पे एक ये इंपैक्ट हुआ। पहला चीज, इस इंपैक्ट को याद रखिएगा, मैं थोड़ी देर बाद इसको कोरिलेट करूंगा। ठीक है, दूसरा आते हैं कि ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ गया है मार्केट में। ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ गया, 100 बैरल से पार कर गया। क्यों? यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो गया। उस लड़ाई, और रशिया जो है एक मेजर सप्लायर है किस चीज का, ऑयल का। तो ये जो ऑयल का जो डिसरप्शन होने के कारण से, और ऑयल का कार्टेल भी ओपेक, तो उन्होंने क्या कर दिया, प्राइस इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मार्केट ड्रिवन भी था
और वो लोग कार्टेल भी बनाए हुए हैं, तो ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ गया। और इंडिया जैसा कंट्री है जिसको कि अप्रोक्सीमेटली 85% हम लोग विदेश से ही ऑयल खरीदते हैं। 85% अगर आप विदेश से ऑयल खरीदते हो तो आप ऑयल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। पहले वही जितना लीटर 100 लीटर ऑयल हमने क्रूड ऑयल खरीदा उसके लिए हमने पैसे पे किए, मान लो 80 रुपए, ठीक है। अब हमें $80 पे किया, अब जो हमें पे करना पड़ रहा है वो 100+ पे करना पड़ रहा है, मतलब 20-30%, 40% हमें अधिक देना पड़ रहा है उसी सेम प्रोडक्ट के लिए। तो भारत की तरफ से तो डॉलर तो उधर जा रहा है ना, वो लोग तो इंडियन करेंसी में लेंगे नहीं, डॉलर जा रहे हैं, वो लोग डॉलर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी एक फ्लो हुआ, इसके कारण से आउटफ्लो शुरू हुआ। हमने बोला आउटफ्लो इसके कारण से कि हार्ड कैश आउटफ्लो शुरू हुआ। अब ये आउटफ्लो कैसे होता है वो आपको मैं बताता हूं। तो देखिए कि सबसे पहला बात कि अब जो है कि अमेरिका पॉलिसी टाइट करने लगा, ठीक है। अब मैं हूं इन्वेस्टर, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रखा है कहां पे, इंडिया का मान लो कि एक्सचेंज जो ये है प्लेटफॉर्म, NSE, BSE, ये सब स्टॉक मार्केट जिसे कहते हैं, वहां हमने बहुत सारे पैसे लगा के रखे। अब मैं हूं इन्वेस्टर, मुझे पता है कि अब जो है कि ये सेफ नहीं है कि इंडिया में हम ये करें, हम अपना पैसा को यहां से निकाल लें वही बेहतर है, क्योंकि हम तो इन्वेस्टर हैं तो हम तो सोचेंगे कि मैक्सिमम बेनिफिट हो। अब यहां पे हमें बेनिफिट होने वाला नहीं है, हम उस पैसा को निकाल लेंगे, निकाल के कहां पे जाएंगे, कहां बिहेवियर होगा, जहां पे रिस्क फ्री होगा। तो डॉलर वहीं से निकला है, कहां से, अमेरिका से ही, तो वही एक जगह है जहां पे कि उनका सेफ हेवन है, वहीं पे उनको रेस्पेक्ट मिलेगा, वहीं पे जो रिटर्न है अधिक मिल जाएगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ऐसा सिचुएशन में, क्योंकि उन्हें तो पता है कि रिजर्व, वहां का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व जिसको कहते हैं, वो डॉलर्स खरीद रहा है, अपने पास ले रहा है कि हार्ड कैश हम अपने पास ले लेते हैं, इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, किसने, इन्वेस्टर ने वहां से पैसा निकाला, कहां से, इंडियन स्टॉक मार्केट से, और उसको लेके कहां चले गए, अमेरिका। और अमेरिका में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड खरीद लो, 100% सिक्योर्ड है, अमेरिका का बॉन्ड खरीद लो, क्योंकि वो ज्यादा रिटर्न देगा इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में, ठीक है। दूसरा चीज, एक और घबराहट चल रहा है कि अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आ भी गया, अभी बहुत डिबेट चल रहा है कि रिसेशनरी ट्रेंड है नहीं है, क्या है, चल रहा है। इलोन मस्क ने भी कुछ दिन पहले कहा कि रिसेशन है और रिसेशन रहेगा 18 महीने तक, उसके बाद ही चीजें ठीक हो सकती है, उन्होंने कहा है, बहुत अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वहां पे रिसेशन का एक मामला चल रहा है। जब रिसेशन अगर अमेरिका में आ जाएगा, सोच लो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड को, ट्रेड को बहुत जबरदस्त तरीके से कमांड कर रहा है पूरा दुनिया में, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो होएगा ही, बहुत इंपैक्ट होगा, इनफैक्ट कुछ ना कुछ नहीं, बहुत इंपैक्ट होगा। तो फिर क्या कर रहे हैं कि जब सब जगह इंपैक्ट होगा, मतलब स्टॉक मार्केट हर जगह गिरेगा, और स्टॉक मार्केट अगर गिरेगा तो हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो हम क्या करें, सही मौका है, पैसा निकालो, कहां रखो, फिर से अपने पास चले जाओ, वहीं बॉन्ड में खर्च कर दो, क्योंकि क्योंकि बॉन्ड का क्या रहता है कि भाई उनका रहता है कि एकदम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है कि उतना मिलेगा ही, और रिस्क फ्री रहता है, प्रिंसिपल से नीचे नहीं जाएगा, ये तो 100% श्योर है, ठीक है। कभी भी किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो में भी प्रिंसिपल प्लस जो भी प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट है उतना मिलेगा ही। लेकिन यहां पे कोई भरोसा नहीं है, यहां नीचे चला जाएगा, गए आप काम से। तो इसीलिए अमेरिका वाले जो है वो पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल रहे, मतलब डॉलर फ्लाइट ले रहा है, डॉलर भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, ठीक है। रूपी को कोई पूछने वाला नहीं है, तो डिमांड डॉलर का अधिक है तो डॉलर का रेट बढ़ता जाएगा, और इंडियन रूपी जो है वो और कमजोर होता जाएगा। अब ये एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में होता कैसे है वो बताता हूं। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारा तरह का मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, एक्सचेंज मार्केट है, बहुत तरह का मार्केट है, ठीक है, बॉन्ड मार्केट है। तो उसी में से एक करेंसी मार्केट भी है, जहां पे कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं किस चीज को, जैसे इंडिया में अगर कोई भी चीज खरीदना है तो इंडियन रुपी होगा, ठीक है, तो इंडियन रुपी से कोई सामान खरीद सकते हैं। तो आप लेकिन है अमेरिकन, तो आपके पास क्या है, डॉलर, तो आप एक्सचेंज में आके एक्सचेंज करा सकते हो, डॉलर को कन्वर्ट करा सकते हो किस चीज में,
रुपी में, रुपी को कन्वर्ट करा सकते हो किसमें, डॉलर में। ये आपको फैसिलिटी है उस समय का जो भी डिफाइंड रेट है उसके अनुसार, ठीक है। तो अब होता कैसे है देख लीजिए। तो सबसे पहले जो एसेट है उनको सेल किया करते हैं कौन, हु सेल्स इट, जो विदेशी जो इन्वेस्टर हैं जिसको FII बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं, एसेट सेल। अब ये एसेट क्या है, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसमें किसी फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, खरीदा हुआ है, ठीक है, खरीदा हुआ है, जो खरीदा हुआ है वो उसका एसेट है, मतलब उतना 5% खरीदा हुआ है, 3% खरीदा हुआ है, तो वो उतना का मालिक है, वो सीधी बात है। स्टॉक मार्केट में खरीदा है आपने शेयर्स, तो मालिक हो गए आप, तो खरीदा हुआ है, तो अब उसका स्टॉक को क्या करेगा, वो बेच देगा। लेकिन वो जो खरीदा हुआ है किस में लिखा हुआ है, रुपी में लिखा रहता है, 520, 418, 780, 910, जो भी रेट है उस रेट में उसको क्या कर दिया उन्होंने, बेच दिया। अब उनके पास क्या आ गया, रुपी, रुपी से तो काम नहीं चलेगा, उनको तो चाहिए डॉलर, लेकिन अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, उसको क्या करते हैं फिर ये करेंसी मार्केट जो है वहां जाते हैं और रुपी को किस में कन्वर्ट करा लेते हैं, जो भी डिजायर्ड करेंसी है, डॉलर, तो डॉलर में कन्वर्ट करा लिया और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया। उस अकाउंट से ट्रांसफर करो और पर्सनल अकाउंट है उसमें ले लो, कंपनी अकाउंट है उसमें ले लो, वहां से तुम अमेरिका का जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है वो खरीद लो, इजी है। तो क्या हुआ, यही चीज अभी एग्जैक्टली हुआ है कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो क्या है कि पैसा अपना जो एसेट है उसको बेच रहे हैं, रुपी को कन्वर्ट करा रहे हैं डॉलर में, उस डॉलर को लेके जा रहे हैं कहां पे, अमेरिका में, और अमेरिकन बॉन्ड और सिक्योरिटी जो भी मार्केट है वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे सेफ जगह कोई उनको लग रहा है अभी तो वही लग रहा है। इसीलिए डॉलर का डिमांड बहुत हाई हो गया है और जो रुपी है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, रुपी तो यहां पे कन्वर्ट करा दे रहे हैं, तो रुपी 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 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो सब कोई डॉलर ही ले रहे हैं। तो यही एक विशेष कारण है जिसके कारण से कि 80 पहुंचा, मैंने कहा 90 भी पहुंच सकता है अगर फर्दर कोई स्ट्रिक्ट उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग फर्दर कर दिया, एक और राउंड अगर कर दिया मोर एग्रेसिवली, तो ये 80 जो आप देख रहे हैं वो 85 पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड सेगमेंट पे कि इंपैक्ट क्या है। तो देखिए भारत इंपोर्ट बहुत करता है, हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा और एक्सपोर्ट करते हैं बहुत कम, जो आयात निर्यात का जो बात है ना, तो जो भी हम इंपोर्ट करते हैं ये सब मेजर चीज है जो हम इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का, नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मदरबोर्ड एंड सेमीकंडक्टर रिलेटेड डिवाइसेस जो भी है वो हम वहां से करते हैं, मिनरल्स भी खरीदते हैं, केमिकल्स भी खरीदते हैं, इंडस्ट्री ग्रेड केमिकल्स, ओके, एंड मशीनरी है, ये सब भी खरीदते हैं। तो विदेश से जब आप खरीदते हैं तो कौन सा पैसा देते हैं, रुपी तो कोई लेगा नहीं, किस में देंगे, डॉलर में देंगे। तो मतलब कि हर समय आपको रुपी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा डॉलर में, और वो जो डॉलर है वो आप उनको देंगे, तो उससे आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया इज वेरी मच रिलायंट ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा भारत रिलाय करता है, ये तो हमने दिखाई दिया आपको क्या क्या चीज है। तो उधर से जो पैसा, उधर से जो सामान आ रहा है उसके लिए हम क्या है, डॉलर देना पड़ रहा है। देख तो यहां पे पीछे अगर हम चले जाएं, यहां पे आप देख रहे हैं कि FII वाले भागे जा रहे हैं, ठीक है, पैसा लेके, और हम जब हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे भी, अगर इंपोर्ट पे हमें इतना ज्यादा डिपेंडेंस है तो वहां पे भी डॉलर देना, हर जगह डॉलर ही खर्च हो रहा है, ऊपर से इसका दाम बहुत बढ़ गया और डॉलर देना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें भी डॉलर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमने तो इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। श्रीलंका के पास डॉलर ही नहीं है, इसलिए वो इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, भीख मांगे कटोरा लेके घूम रहा है हर जगह। आज के डेट में इंडिया को आंख दिखाता था कुछ साल पहले, अब देखो कैसा हालत हो गया, बोल रहे हमको रोटी दे दो, हमको दवाई दे दो, ठीक है। तो वही चीज है कि हर समय डॉलर आपको चाहिए इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करना है तो आपको डॉलर ही देने होंगे। तो ये फर्दर और नीचे नीचे जाने का चांसेस ठीक ठाक है। अब देखते हैं कि तो आप, और हाँ हमने बोला कि ये जो इंपोर्ट है ये बहुत महंगा हो जाएगा, कि वही मशीनरी हम खरीदते थे कितना में, रुपी को कन्वर्ट कराते थे डॉलर में, तो हमें मिल जाता था 75 रुपए में, अब 80 रुपए में मिल रहा है, 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ ना। तो इसीलिए इंपोर्ट विल बिकम मोर कॉस्टलियर।
आप बोलोगे कि ये तो ठीक है कि इंपोर्ट कॉस्टली हो गया, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट भी तो करते हैं। इंपोर्ट कॉस्टली हो गया तो एक्सपोर्ट तो करते हैं, तो इंडिया से सामान हम बेचते हैं तो हमें भी तो कोई डॉलर आता होगा ना। इंपोर्ट का उल्टा एक्सपोर्ट, तो हमें डॉलर यहां पे आता होगा उस हिसाब से। जी हां बिल्कुल, लेकिन हम इसका बहुत फायदा नहीं उठा पाते हैं। चाइना टाइप कंट्री बहुत उठा पाता है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है वो। हम आपको इस ग्राफ में दिखाएंगे कि इंडिया में गैप कितना है। तो ये है जून महीने का। जून महीने में ये जो लाल वाला ग्राफ आप देख रहे हैं, ये है हमारा इंपोर्ट का बिल। 63.60 बिल है इंपोर्ट का। एक महीने में 60 बिलियन से ज्यादा हमने का इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट कितना किया? 37 का। तो आप खुद ही देख लो दोनों के बीच में कितना ज्यादा का अंतर है। तो ये वाला तो और ऊपर भाग जाएगा, ये वाला भी थोड़ा ऊपर भागेगा, लेकिन जो अगर ओवरऑल गैप देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा कमी हो जाएगा। ये तो कहा जा रहा है कि 2021 का जो आपका फिगर है, ठीक है, तो अगर 2021-22 का अगर आप फिगर देखें तो हम लोग 192.41 बिलियन डॉलर एक साल में गैप है हमारा। मतलब लगभग रखो 200 बिलियन डॉलर का अधिक हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डॉलर भी नहीं कमा पाएंगे। इंपोर्ट में खर्च अधिक कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट में हम कॉम्पिटिटिव हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्ट्रक्चरली ही प्रॉब्लम है कि दोनों में गैप बहुत ज्यादा है। उसके अलावा कुछ और सिस्टमिक प्रॉब्लम अभी इमर्ज कर गया है, तो हम एक्सपोर्ट को और ज्यादा पुश करना चाहेंगे तब भी पुश नहीं कर पाएंगे। आप इसको देखिए कि एक्सपोर्ट हम चाह रहे हैं, मोदी जी चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट को हम बढ़ा दें, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में ही डिमांड बहुत कम है। अरे भैया, कहीं कोई डिमांड क्रिएट होगा तभी तो सामान बेचोगे। तो इन जनरल ग्लोबल इकोनॉमी में ही डिमांड थोड़ा सा सप्रेस्ड डिमांड है। जब सप्रेस्ड डिमांड होगा तो कोई खरीदार ही नहीं है तो बेचोगे क्या? तो हमको यहां पे भी अभी का सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है। दूसरा चीज की मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है। सब कह रहे हैं कि रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। तो जब रिसेशन का बात आता है तो एवरीवन बिकम कंजर्वेटिव। हर कोई कंजर्वेटिव बन जाएगा। जब कंजर्वेटिव बन जाएगा तो बहुत ज्यादा खर्च आप नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो दूसरा चीज कि हाँ, रिसेशन वाला बता दिया। वॉलेटिलिटी कि ये ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है। बीच में व्हीट के रिलेटेड इशू हो गया। क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया जो है अच्छा खासा व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, दोनों लड़ाई में ही एंगेज्ड हैं, तो व्हीट का इंपोर्ट पे भी हो गया। तो फूड इन्फ्लेशन भी देखा जाए अभी इंटरनेशनल इकोनॉमी में तो वन ऑफ द हाईएस्ट है, बहुत अपर साइड में है फूड इन्फ्लेशन भी। तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है कि जो डॉलर करेंसी और अदर करेंसी जो है ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है, फूड इन्फ्लेशन ऊपर नीचे चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ऑयल का जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। हर चीज जब इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, पीपल बिकम स्केप्टिक। लोग इस तरह से खड़े हो जाते कि रुक जाओ यार, थोड़ा दिन देख लेते हैं कि क्या है माजरा, उसके बाद कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है जो मार्केट में तीनों चीज को मिला लिया जाए तो अभी का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम है। तो जब डिमांड कम है तो भारत कितना बेच लेगा? तो ये अभी का जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा मामला भारत के लिए बहुत ही सरदर्द वाला मामला है। ठीक है, ये कोई भी एनालिस्ट कुछ भी बोले लेकिन फैक्ट आपके सामने है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा सरदर्द का मामला है और रिसेशनरी ट्रेंड दिख रहा है, आ गया। अब क्या भारत कुछ कर रहा है? जी हां, आरबीआई बहुत हमारे एक्टिव है। ठीक है, तो आरबीआई ने सबसे पहले क्या करना है, हेजिंग करना शुरू किया। ठीक है, कि बोला कि जो सबसे अच्छा ये है कि चलो सब लोग मार्केट से खरीद रहे हैं, डॉलर डॉलर भाग रहा है। उन्होंने भी बोला कि हम भी डॉलर खरीद लेंगे। ठीक है, तो अभी जो आप देख रहे हो 650 के आसपास जो हम लोग का मतलब 600 प्लस रख लो, ऊपर नीचे होते रहता है। ओके, तो ये जो आरबीआई क्या है, खरीद रहा है। आरबीआई ने स्टेटमेंट भी जारी किया कि हम और खरीद सकते हैं, कि इसमें और 15 बिलियन डॉलर 20 बिलियन डॉलर हम ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं हुआ। अगर फर्दर स्लाइड हुआ, अगर और रिसेशनरी ट्रेंड आ गया, अगर अमेरिका में रिसेशन आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी और टाइटनिंग हुआ, तो आप देखेंगे कि भारत का जो फॉरेक्स है वो हो सकता है 700 बिलियन डॉलर जो है वो आराम से पार कर जाए। ठीक है,
आराम से पार कर जाए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। और भी बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे। तो हम एक क्या कर रहे हैं, फॉरेक्स को बढ़ा रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट डॉलर रहे, अगर खराब सिचुएशन आए तो आरबीआई तो कम से कम मदद कर सकता है ना। $700 बिलियन का है तो बहुत अच्छा खासा पैसा है, ठीक है। फिर है कि गोल्ड ड्यूटी, सरकार ने क्या किया, देखिए गोल्ड एक चीज है जो कि हम इंडिया में बहुत कम होता है, ठीक है। केजीएफ में आपने देखा ही कि हमने क्या कहा कि भारत में गोल्ड का बहुत कमी है, और केजीएफ में आपने देखा कि वो लास्ट वाला केजीएफ चैप्टर 2 में वो दोनों ने मिसाइल मारा, वो सब गोल्ड पानी में चला गया, तो हमारे पास गोल्ड नहीं है, ठीक है। इट वाज अ जोक बाय द वे, ओके। तो गोल्ड नहीं है, तो गोल्ड हम दूसरे कंट्री से लेते हैं, और गोल्ड जो हमारा मोस्टली कंजम्पटिव गोल्ड होता है, उसका बहुत इकोनॉमिक यूटिलिटी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसी के लिए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ये सब तरह का निकाला गया था, बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। तो गोल्ड ड्यूटी बढ़ा दिया, ड्यूटी बढ़ा दिया मतलब गोल्ड और भी डोमेस्टिकली महंगा हो गया। मतलब कोशिश है सरकार का कि गोल्ड हम कम खरीदे, क्योंकि गोल्ड विदेश से खरीद रहे हो भाई, विदेश से अगर गोल्ड खरीद रहे हो तो क्या देना पड़ेगा आपको, डॉलर्स में देने होंगे। हम लोग $50 बिलियन से ज्यादा का गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, और उसमें से मान के चलो 50% तो शादी वादी वाले चक्कर में रहता है, और हम अपने घर में ही रख लेते हैं, उसका इकोनॉमिक यूज नहीं है, वो कंटिजेंसी फंड बन जाता है जो खराब सिचुएशन में शायद काम दे, अदरवाइज नहीं। तो उसको ड्यूटी बढ़ा दिया, ड्यूटी बढ़ाने से क्या होगा कि लोग बोलेगा कि अरे यार रेट गोल्ड का ज्यादा है, अभी रुक जाओ थोड़ा दिन बाद देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस पर भी ड्यूटी बढ़ा दिया कि पेट्रोल का जो क्रूड ऑयल नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो रिफाइंड होने के बाद का जो भी प्रोडक्ट है, वो भी इंडिया बहुत इंपोर्ट करता है, उसको भी बोला कि नहीं इतना भी एसेंशियल नहीं है, अभी रुको। मतलब कि आउटफ्लो ऑफ डॉलर जो है उसको हम कम करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ डॉलर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनफ्लो ऑफ डॉलर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आरबीआई एक हेजिंग कर रहा है, एक फंड बना रहा है, अच्छा खासा बना नहीं मतलब फॉरेक्स को बढ़ाते जा रहा है कि कंटिजेंसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो यही काम चल रहा है, सक्सेसफुल आरबीआई वाला फ्रंट पे जो हो रहा है काम वो तो होगा। हाउ इफेक्टिव विल दिस टू बी, ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये है पूरा कहानी जो आपका करेंसी का। मुझे लगता है कि आप लोगों को आया होगा समझ में। तो वीडियो बनाने में बड़ा ही जोर लगता है, और कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई करने में और ज्यादा ये लगता है। तो आप लोग प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप पुट अप कीजिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।